जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश डगे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस चर्चा में जहां पर हम विश्लेषण करने वाले हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वो युद्ध होगा नहीं होगा, फुल फ्लेज वॉर होगा नहीं होगा, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इसके पीछे कौन सा अर्थ कारण है, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत बार ऐसा कहते हैं कि राजकारण के पीछे अर्थ कारण छुपा हुआ होता है। वो गली का राजकारण हो, राष्ट्रीय स्तर का राजकारण हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजकारण हो, वहां पर कहीं ना कहीं अर्थ कारण, कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित कुछ ना कुछ कारण वहां पे छुपा होता है। रशिया और यूक्रेन एक तरफ, यानी रशिया और अमेरिका के बीच में यूक्रेन के माध्यम से जो संघर्ष चल रहा है, वहां पे सचमुच में एक तरफ रशिया कह रहा है कि हम पूरी तरीके से युद्ध नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका ने सीधा सीधा कहा है कि यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य नहीं है, तो हम हमारे सैनिक यूक्रेन के भूमि पर वहां पर नहीं उतारेंगे। तो ना अमेरिका वहां पे युद्ध करने वाला है, ना रशिया वहां पर युद्ध करने वाला है। तो इस युद्ध सदृश परिस्थिति में, इस संघर्ष में किसका फायदा है, या इस संघर्ष का जो है परिणाम, या इस संघर्ष से संबंधित अर्थ कारण क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अमेरिका का हम एंगल लेंगे। जैसे हमें पता है कि अमेरिका क्लियर कट कह रहा है कि हम यूक्रेन में हमारे सैनिक वहां पे नहीं भेजेंगे। यूक्रेन के आसपास के जो कंट्रीज है, वो पोलैंड है, रोमानिया है, जर्मनी है, वो नाटो के सदस्य है। इसलिए कुछ हद तक अमेरिका ने वहां पर हमारे उनके सैनिक वहां पे भेजे हुए हैं। लेकिन यूक्रेन में अगर सचमुच में युद्ध छिड़ जाता है तो सामरिक तरीके से अमेरिका वहां पर सहभागी नहीं होने वाला है। तो फिर अमेरिका इस संघर्ष में क्यों उतर रहा है? मैं यहां पर सामरिक तरीके से, स्ट्रैटेजिक तरीके से, इंटरनेशनल तरीके से या सांस्कृतिक तरीके से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कारण है उसके बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ इस संघर्ष के पीछे का अर्थ कारण। तो अमेरिका की अगर हम पोजीशन वहां पे देखते हैं तो 2014 में रशिया ने इस यूक्रेन से संबंधित क्राइमिया, ये जो पार्ट है, ये जो प्रांत है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो 2014 से लेके 2022 तक जो क्रीमिया में और उसके साथ ही यूक्रेन के जो पूर्वी भाग है उसमें जो संघर्ष चल रहा है, छुपा संघर्ष चल रहा है रशिया के साथ, तो उस संघर्ष में अमेरिका ने 2014 से लेके 2022 तक यूक्रेन को उनका डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, उनकी संरक्षण सिद्धता बढ़ाने के लिए 4.5 बिलियन डॉलर्स के अलग अलग तरह के हथियार यूक्रेन को बेचे हैं। यानी इसको दूसरे एंगल से हम देखें तो 2014 से लेकर 2022 तक यूक्रेन और रशिया संघर्ष का फायदा अमेरिका ने अपने डिफेंस से संबंधित जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं उसको बेचने के लिए किया है। और अब जब रशिया से संबंधित खतरा बहुत बड़े पैमाने पर है, इस तरह का वातावरण अमेरिका अगर पैदा कर सकेगा तो उसके माध्यम से यूक्रेन को एक तरीके से डर रहेगा और उस डर के वजह से यूक्रेन और ज्यादा पैमाने पर अलग अलग तरह के हथियार अमेरिका से खरीदेगा। यानी सीधे सीधे तौर पर इस संघर्ष में युद्ध हो या ना हो, अमेरिका यूक्रेन को एक तरीके से अलग अलग डिफेंस से संबंधित, संरक्षण से संबंधित जो हथियार है वो बेचने के लिए एक मार्केट बोलकर उसका इस्तेमाल कर रहा है। और पिछले 8 सालों में हम देखते हैं तो ऑलरेडी 4.5 बिलियन डॉलर्स के हथियार अमेरिका यूक्रेन को बेच चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इस तरह का वातावरण निर्मित होता है और इस संघर्ष का परिणाम विश्व के बाकी भी अलग अलग कन्फ्रंटेशन वाले सिचुएशन में होगा, ताइवान से संबंधित सीमा चाइना का वाद हो, या जापान से संबंधित चाइना का वाद हो, या इवन भारत का चाइना से जो वाद चल रहा है, तो भविष्य में अगर सचमुच में रशिया यूक्रेन पर हमला करता है तो चाइना का भी एग्रेसिवनेस बढ़ सकता है। इसका ही मतलब ताइवान, जापान, नॉर्थ कोरिया के माध्यम से साउथ कोरिया, भारत, ये जो है भविष्य में अमेरिका के लिए पोटेंशियल डिफेंस इक्विपमेंट बायर हो सकते हैं। यानी इस संघर्ष की परिस्थिति का, इस भय का फायदा अमेरिका अपना डिफेंस मार्केट बढ़ाने के लिए कर रहा है। इसके लिए जब तक
इस तरह का संघर्ष, इस तरह का वातावरण कि रशिया जो है हमला करने वाला है, यूक्रेन और रशिया में संघर्ष होने वाला है, इस तरह का वातावरण जब तक बरकरार रहेगा तब तक अमेरिका का डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड अर्थ कारण ये जो है जारी रहेगा। अमेरिका का अर्थ कारण यूक्रेन और रशिया के संघर्ष में इससे संबंधित है। अगर हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया जो है डायरेक्टली फुल फ्लेज्ड यूक्रेन के खिलाफ वॉर करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। पिछले कई महीनों से मैं ये सेम पोजीशन वहां पे ले रहा हूं कि हो सकता है कुछ हद तक लिमिटेड कुछ हमले रशिया द्वारा हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड वॉर यूक्रेन में जो है पूरी तरीके से घुस के यूक्रेन की राजधानी कीव पे एक तरीके से कब्जा कर लेना, इस तरह की रणनीति रशिया करेगा ऐसा मुझे पहले भी नहीं लगता था और अब भी नहीं लगता है। लेकिन फिर भी रशिया इस तरह की जो है एम्बिग्विटी या इस तरह का जो है वातावरण क्यों पैदा करके रख रहा है जहां पे सारे विश्व को लग रहा है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा। अगेन इस एम्बिग्विटी के पीछे, इस साशंकता के पीछे रशिया का अर्थ कारण छुपा है। अगर हम देखते हैं तो विश्व में रशिया एक तरीके से नेचुरल गैसेस, नैसर्गिक वायु, सीएनजी और अलग अलग तरह के नेचुरल गैसेस, उसके साथ ही अलग अलग तरह के फॉसिल फ्यूल, अलग अलग तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसका एक बड़ा भंडार है। पूरे विश्व का 10% रिजर्व पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड रशिया में है। इसका ही मतलब पूरे विश्व के अलग अलग राष्ट्रों को अगर विकास करना है तो उनको एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और इन ऊर्जा स्रोतों में से एक महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रशिया विश्व के अलग अलग देशों को बेचता है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रशियन अर्थव्यवस्था को उसको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि रशिया के पास इतने सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिजर्व है, इतने सारे नेचुरल गैसेस के रिजर्व है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेगी तो रशियन अर्थव्यवस्था को इसका फायदा ही होगा। और अगर रशिया यूक्रेन पे हमला करने वाला है, इस तरह का वातावरण तैयार किया और इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी, जो ऑलरेडी हमें दिख रहा है, अभी तो जो है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला भी नहीं किया है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह का वातावरण बना रहे हैं उसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी है। ऑलरेडी $100 पर बैरल इतनी क्रूड ऑयल की, इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें हुई है, जिसका अप्रत्यक्ष रीति से फायदा रशिया को ऑलरेडी हो रहा है। और भविष्य में अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता है, इस तरह का वातावरण बना रहेगा, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, नेचुरल गैसेस की कीमतें और बढ़ेगी और इसका फायदा रशिया के अर्थव्यवस्था को होगा। रशिया इस तरह की एम्बिग्विटी, रशिया हमला करने वाला है, इस तरह का वातावरण क्यों तैयार कर रहा है? उसके पीछे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कीमतों का अर्थ कारण छुपा हुआ है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण कारण, अब अगर रशिया को नेचुरल गैसेस यूरोप को भेजने हैं, क्योंकि यूरोप एक इंपॉर्टेंट मार्केट है रशिया से, जो अलग अलग नेचुरल गैसेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उससे संबंधित, तो अब तक नॉर्ड स्ट्रीम गैस के माध्यम से यूक्रेन से होते हुए ये पाइपलाइन वहां पे जाती थी और यूक्रेन को जो है बहुत सारी ट्रांजिट फीस रशिया को देनी पड़ती थी। यानी ये पाइपलाइन यूक्रेन से होके जा रही है, इसलिए रशिया को ट्रांजिट फीस के माध्यम से करोड़ों रुपए का एक तरीके से चार्ज, एक तरीके से फीस यूक्रेन को देनी पड़ती है। अब ऑलरेडी रशिया ने जर्मनी को कनेक्ट करने वाली नॉर्ड स्ट्रीम गैस प्रोजेक्ट, जो बाल्टिक सी के माध्यम से यानी रशिया के माध्यम से नहीं जाता है, उसके साइड में जो वहां पे समुद्र है, उस समुद्री मार्ग से ये पेट्रोलियम या नेचुरल गैसेस से संबंधित जो पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम गैस प्रोजेक्ट 2, ये जाती है। यानी भविष्य में यूक्रेन को जो है ये ट्रांजिट फीस ना देना पड़े, ये भी एक अर्थ कारण यहां पे रशिया के फेवर में वहां पे है। नाटो की अगर हम बात करते हैं, अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनना चाहता है तो नाटो जो है यूक्रेन को तभी शामिल कर सकता है जब यूक्रेन 3 कंडीशंस फुलफिल करता है। 1, वो कंट्री डेमोक्रेटिक होना चाहिए। 2,
वो जो कंट्री है जो नाटो, इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस मिलिट्री अलायंस में शामिल होना चाहता है, वो डिफेंस से संबंधित नाटो का जो कुछ बजट है उसमें उसने कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उतनी उसकी क्षमता होनी चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, नाटो के ऑलरेडी जो 30 सदस्य है, एक मत से, कंसेंसस से उन सदस्यों ने नए सदस्य राष्ट्र को नाटो में शामिल करने के लिए हामी भरनी चाहिए। यानी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्रेन अगर ज्यादा से ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्चा करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी संरक्षण सिद्धता बढ़ाएगा, तो भविष्य में इसका फायदा नाटो को होगा। इसलिए नाटो भी रशिया और यूक्रेन के बीच में संघर्ष का वातावरण तैयार रहे, जिसके माध्यम से यूक्रेन अपनी संरक्षण सिद्धता और बढ़ाए, इसके फेवर में रहेगा। इसके प्रो में जो है नाटो की भूमिका हमेशा रहेगी। यानी ये संघर्ष अगर हम देख रहे हैं तो युद्ध होगा नहीं होगा वो बात वहां पे छोड़ो, लेकिन इस संघर्ष का वातावरण जो मीडिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसके साथ में ही राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें बिल्कुल वहां पे जो है कुछ हद तक कन्फ्रंटेशन होने की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन यह वातावरण जो तैयार हो रहा है कि रशिया और यूक्रेन, रशिया और अमेरिका में संघर्ष होगा, तो इसके पीछे सही कारण जो है वो है अर्थ कारण। अमेरिका का डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड अर्थ कारण, रशिया का पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड अर्थ कारण, और नाटो सदस्य राष्ट्रों का डिफेंस प्रिपेयर्डनेस से संबंधित यूक्रेन को और सक्षमता प्राप्त हो, इसके लिए उनका इससे संबंधित अर्थ कारण। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, हर एक राजकारण के पीछे अर्थ कारण होता है। रशिया और यूक्रेन संघर्ष के पीछे ये अर्थ कारण है, इसको भी कहीं ना कहीं हमने समझना जरूरी है। आज की चर्चा यहीं पे खत्म करते हैं, फिर किसी विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए मैं आऊंगा। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।